हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 बिहार बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसका हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। और उस चैप्टर का हेडलाइंस क्या है? तो उस चैप्टर का हेडिंग है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो फ्रेंड्स, क्या आपने ये गौर किया है कि हमारा जो ये चैप्टर है इसकी शुरुआत ही क्वेश्चंस से हुआ है, क्वेश्चन मार्क से हुआ है। मतलब क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगा किसी भी चैप्टर की शुरुआत क्वेश्चन मार्क से करने का। उसका जो हेडिंग है वो क्वेश्चन मार्क है, तो इसका कुछ ना कुछ तो ज़रूर कारण होगा। तो फ्रेंड्स, कारण ज़रूर है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो ठीक हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, अपने क्या है, अतीत के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने अतीत के बारे में तभी जान सकते हैं जब हम क्या करें, क्वेश्चन करें। यानी कि मान लीजिए अतीत में कोई घटनाएं हुई हैं, तो उनको अगर हमें जानना है तो हमें कौन सा क्वेश्चंस करना होगा, क्या, मतलब हम किस चीज़ के बारे में जान रहे हैं। और जब हमें पता चले कि क्या है ये, उसके बाद पूछेंगे क्या, कि ये कब हुआ। उसके बाद पूछेंगे ये कहाँ हुआ और फिर कैसे हुआ। तो जब हमें इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा तब हम उन घटनाओं को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी बात से, जो है सोनी का सवाल। तो सोनी के सवाल से शुरू करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो क्या है, सोनी का सवाल क्या है कि सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न देख रही थी। तो सोनी एक बच्ची है जो क्या कर रही थी, अपनी फ्रेंड्स जो पिंकी है उसके साथ टीवी देख रही थी। टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल से रह रहा है। तो टेलीविज़न पे क्या दिखाया जा रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी जिस पे दिखाया जा रहा था कि मानव जो है वो हजारों साल से क्या है, धरती पर रहता आ रहा है। सोनी सोचने लगी और पिंकी से बोली। तो जो सोनी है वो सोचने लगी और पिंकी से क्या बोलती है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ यह कोई कैसे जान सकता है। मतलब 1000 हजारों साल पहले से मानव रहता आ रहा है, तो कोई कैसे बता सकता है कि हजारों साल पहले से मानव रहता आ रहा है। उसको तो कोई देखा नहीं है हजारों साल। यानी कि मान लीजिए हजारों साल पहले जो मानव रहते थे उनको तो कोई देखा नहीं और वो आज तक मौजूद नहीं है, तो हमें बताएगा कौन कि हजारों साल पहले मानव रहता आ रहा है। पिंकी जो अपनी से 5 वर्ष बड़ी, क्या है कि पिंकी जो सोनी से 5 वर्ष बड़ी थी, इस प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देना शुरू किया। तो जो पिंकी थी वो क्या थी, 5 वर्ष बड़ी थी, किससे, सोनी से। तो वो बताती है क्या कि हजारों साल पहले क्या हुआ यह कैसे पता लगाएं। पहले तो ये जानते हैं कि हजारों साल पहले क्या हुआ था, उसको हम पता कैसे लगाते हैं। तो क्या है कि कल क्या हुआ था यह जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि कल क्या हुआ था। तो इसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, या फिर अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ यह हम अपने माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी से जान लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ था ज़रूर वो आपको बता देंगे। ठीक है, लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। मतलब कि हजारों साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तो हिस्ट्री पढ़ेंगे। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तब हमें ये पता चलता है कि अच्छा, हजारों साल पहले ये घटनाएं हुई थी। आदि मानव आए थे, आग जलाना शुरू किया था, कुत्ते को पालना शुरू किया था, खेती करना कैसे शुरू किया था। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है, तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। यह था हमारे पूर्वज कौन थे, और ये भी पता चलता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारियाँ हमें कहाँ से मिलती है, इतिहास से मिलती है। तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में, हजारों साल पहले कौन रहा करते थे, कैसे रहा करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस जगह पे रहते थे, ठीक है ना, कौन से प्रैक्टिसेज, कौन से त्यौहार, कौन से फेस्टिवल्स वो लोग ऑर्गेनाइज करते थे, कौन से भगवान की पूजा करते थे। इन सभी चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल से जानकारी मिलेगा। कब, जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं। और हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। अब बात आती है कि अध्ययन का काल निर्धारण, इसका मतलब क्या हुआ। अध्ययन का काल निर्धारण करने का मतलब क्या है कि हमारा जो इतिहास है वो हजारों साल पुराना है और आज तक चलता जा रहा है। मतलब हमारा जो इतिहास है वो हजारों साल पुराना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मान ले कि ये पूरा पीरियड है हिस्ट्री का, तो सभी को एक साथ पढ़ना मुमकिन नहीं है। उनको छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे आपका ये जो बुक है, मान लीजिए ये जो आपका बुक है, तो ये क्या है, छोटे छोटे, ऐसा तो नहीं है कि एक ही चैप्टर्स में पूरा बुक कंप्लीट हो गया है। बुक को अच्छे तरीके से समझने के लिए उसको क्या कर दिया गया है कि छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि चैप्टर 1 पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, चैप्टर 1 पढ़ा, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, तो ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक खास चीज़ों को बताने के लिए एक चैप्टर में रखा गया है, फिर उससे आगे की बातों को बताने के लिए चैप्टर 2 में रखा गया है, छोटे छोटे चैप्टर्स में, जिससे कि हम अच्छे तरीके से आसानी से समझ सकें। ठीक उसी तरीके से हिस्ट्री को भी अच्छे तरीके से समझने के लिए, यानी कि एक खास पीरियड में, यानी कि मान लीजिए अगर हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो उसी तरीके से तो ये जो प्राचीन इतिहास है एक खास समय है, और इस समय की, यानी कि इस समय में जो भी घटनाएं हुई थी उनमें कुछ समान रूप से विशेषताएं पाई जाती है, तो इसलिए इनको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, प्राचीन इतिहास में बांट दिया जाता है। और प्राचीन इतिहास के बाद से लेकर के आधुनिक इतिहास की शुरुआत के बीच वाला जो समय है, इस समय में जितनी भी घटनाएं हुई थी उन सब में कहीं ना कहीं एक समानताएं देखी जाती है, एक खास तरह की खासियत देखी जाती है। इसलिए इस पीरियड को मध्यकालीन इतिहास बोला जाता है। और इसके बाद का यानी कि मध्यकालीन इतिहास के बाद का जो समय होता है उसमें और अभी के समय में क्या है, एक समानताएं देखी जाती है, तो इसलिए इस पीरियड को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए एक बॉक्स है, उसमें 3 तरह की गोलियां हैं, मान लीजिए नीली, पीली और हरी, ये 3 तरीके की गोलियां हैं, और सभी को एक ही में क्या कर दिया गया है कि फेट करके रखा गया है। तो आप अच्छे तरीके से, अगर आपसे कोई मांगे कि आप हमें नीली गोलियां दीजिए, तो आपको चुनने में, अगर मान लीजिए कि इसमें 100 है, सभी तीनों की संख्या कितनी है, 100 है, और आपसे बोले कि 20 नीली गोलियां दीजिए, तो क्या आप जल्दी जल्दी दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। तो आपको अच्छे तरीके से सुविधा कब हो देने में, आपको सुविधा कब हो निकालने में सुविधा हो, इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि तीनों को अलग अलग हिस्सों में क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, बांट दीजिएगा, चुन करके एक को अलग बॉक्स में रख दीजिएगा, दूसरे को अलग बॉक्स में रख दीजिएगा, तीसरे को अलग बॉक्स में, तो वो हमें देने में क्या होगा, आसानी होगी। इसलिए हिस्ट्री को भी अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या कर दिया गया है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। अब इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या है कि अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही क्या है, इतिहास का विषय है। यानी कि इतिहास का विषय क्या है, तो तिथि के क्रमानुसार, यानी कि क्रम के अनुसार। मतलब मान लीजिए कोई घटना है, अगर कोई घटना है 600 बीसी में, ये एसी और एडी और बीसी क्या होता है, या फिर ईसा पूर्व या ईस्वी क्या होता है, इसको आगे हम लोग जानेंगे, इसी चैप्टर में आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो क्या है कि मान लीजिए कोई घटना है 600 बीसी में हुई, उसके बाद कोई घटना है 500 बीसी में हुई, और कोई घटना है 400 एडी में हुई। ठीक है, ये आपको एडी बीसी हम आगे नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो क्या है कि तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो पहले हम लोग क्रम के अनुसार पढ़ेंगे। तो पहले 600 वाला, यानी कि सबसे पुराना जो सबसे मतलब प्राचीन जो घटनाएं हुई हैं वो 600 बीसी में हुई, उसके बाद 500 बीसी में, उसके बाद 400 एडी में। तो एक क्रम के अनुसार पढ़ेंगे तभी हमें कोई घटनाएं समझ में आएंगी। इसीलिए हिस्ट्री को क्या किया जाता है, क्रम के अनुसार पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है, क्रमानुसार पढ़ा जाता है। तो क्या करा है कि अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं को, यानी कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको तिथि के क्रम के अनुसार, इस बात को याद रखिएगा, क्रम के अनुसार पढ़ेंगे तभी वो हिस्ट्री कहलाएगी। नहीं तो कहीं यहाँ से कभी यहाँ से पढ़ ले, कभी यहाँ से पढ़ ले, तो ऐसे इसको हिस्ट्री नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो क्रम के अनुसार जो अध्ययन किया जाता है अतीत से लेकर के वर्तमान तक की घटनाओं को क्रम के अनुसार अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इतिहास किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि अतीत से लेकर के वर्तमान तक की जितनी भी घटनाएं हैं उनको क्रम के अनुसार अध्ययन,
उनके क्रम के अनुसार अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास। तो इतिहास का आपको डिफिनेशन मिल गया। अगर आपके एग्जाम्स में पूछा जाए कि इतिहास किसे कहते हैं तो आप क्या बोलिएगा कि अतीत से लेकर के वर्तमान तक, यानी कि प्राचीन समय से लेकर के अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को तिथि के क्रम के अनुसार अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो इतिहास आपको क्लियर हो गया। और ये भी बता दिए कि क्रम, तिथि के क्रम के अनुसार का क्या मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस काम में आसानी के लिए इतिहासकार कालखंडों में क्या है कि इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है। सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते हैं, जैसे प्राचीन, मध्य, आधुनिक। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रकार में कहीं बाधा नहीं बनते हैं। मतलब कि कोई भी घटनाओं का जो प्रोसेस है वो तो चलता रहता है, लेकिन अभी आपको बताया कि किसी खास समय में इस पीरियड में मान लीजिए कि 1200 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच वाला जो समय था, इस पीरियड में अगर मान लीजिए कि घटनाओं को एक तरीके से देखा जाए, मतलब उनमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो समानताएं हुई होंगी, रही होंगी। इसलिए उसको, जैसे मान लीजिए इस पीरियड में, एक एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे तो सही नहीं है लेकिन अगर एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए इस पीरियड के लोग मान लीजिए सिर्फ शिकार करके ही खाते थे और इसके बाद वाला जो समय आया इसमें लोगों ने भोजन का उत्पादन करना शुरू किया, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लंबा पीरियड था, इस पीरियड में अगर मान लीजिए मानव शिकार करके, सभी लोग शिकार करके खाते थे, तो कहीं ना कहीं इनमें समानताएं थी। तो इनका अध्ययन एक काल में डिवाइड कर दिया गया और इसके बाद वाला, यानी कि जो मानव ने खेती करना शुरू किया, फसल उपजाना शुरू किया, तो उस पीरियड को हम लोग क्या करेंगे, एक अलग पीरियड में डिवाइड कर देंगे। तभी क्या है कि उनकी विशेषताओं को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो हिस्टोरियंस ने भी क्या किया कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? तो 3 कालखंडों में बांटा। कौन कौन? प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। ठीक है, प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती है। जैसा कि आपको बताया, भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं सदी के पूर्वार्ध, यानी कि 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया। यानी कि प्राचीन काल में मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों, यानी कि मानव ने क्या है, औजार बनाना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया, गुफाओं में रहना शुरू किया, तो ये क्या थे? आरंभिक मानव के क्रियाकलाप थे। तो उस समय से लेकर के 700 से 750 ईस्वी तक का जो काल है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आरंभिक या प्राचीन इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राचीन इतिहास बोलते हैं। तो आप 6 क्लास में कौन से इतिहास को पढ़ने वाले हैं? तो आप 6 क्लास में प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। 7वीं क्लास में आप क्या पढ़िएगा? मध्यकालीन इतिहास पढ़िएगा। और 8वीं क्लास में आपको क्या पढ़ना है? तो आधुनिक इतिहास पढ़ना है। ठीक है, तो आप 6 क्लास में कौन सा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? तो प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी बोला जाता है। यानी कि प्राचीन समय का जो आरंभिक चरण है, यानी कि शुरुआत वाला जो समय है, उसको क्या बोलते हैं? तो पूर्व ऐतिहासिक काल भी बोला जाता है। अब ये पूर्व ऐतिहासिक काल है। पूर्व ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। यानी कि जब आदि मानव ने अपना भोजन करना, शिकार करना शुरू किया और गुफाओं में रहना शुरू किया, तो उस समय का कोई भी लिखित क्रमबद्ध जो इतिहास है वो मौजूद नहीं है, इसलिए हम उसको इतिहास नहीं बोलेंगे। इतिहास हम किसको बोलते हैं? तो इतिहास हम उस पीरियड को बोलते हैं जिसका लिखित स्रोत मौजूद हो और हम उसको समझ सके, उसी को इतिहास बोलते हैं। तो क्या है कि तो एक ऐसा पीरियड भी तो आया होगा जब आदि मानव ने लिखना पढ़ना नहीं जानते होंगे और फिर भी वो लोग रहते थे। तो इस पीरियड को, जिस पीरियड में आदि मानव ने लिखना पढ़ना नहीं जानता था और उस समय का कोई लिखित सोर्स मौजूद नहीं है, अभी लिखित स्रोत कोई मौजूद नहीं है जिसको हम पढ़ सके, तो वैसे पीरियड को हम क्या बोलेंगे? पूर्व ऐतिहासिक काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्व ऐतिहासिक काल। और मान लीजिए ये पीरियड है और यहाँ से आगे तक का हमें क्या लिखित सोर्स मौजूद है और उसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? तो ऐतिहासिक काल बोलेंगे। और जिस पीरियड के लिखित सोर्स मौजूद नहीं है, जिनको हम नहीं पढ़ सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? तो पूर्व ऐतिहासिक काल बोलेंगे। इतना कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिया का उपयोग सीखा।
खेती एवं पशुपालन सीखा और इसी समय में गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। किस पीरियड की बात हो रहा है? तो पूर्व ऐतिहासिक काल की बात हो रहा है। किस काल की बात हो रही है? पूर्व ऐतिहासिक काल की। अब बात करते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। ये साम्राज्य क्या होता है? राज्य और साम्राज्य क्या होता है? तो देखिए, एक पहले लोग गाँव में रहना शुरू किया, गाँव से धीरे धीरे बहुत सारे गाँवों को मिल करके, और क्या है वो लोग क्या करते थे, एक अपने गांव में मान लीजिए बहुत से जहाँ पे लोग रहते तो झगड़े या फिर बहुत सारी क्या है असमानताएं देखी जाती हैं, लोगों में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो उन डिस्प्यूट्स, उन झगड़ों को सुलझाने के लिए लोग क्या करते थे कि अपने में से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को, जो समझदार है थोड़ा, उसको क्या कर देते थे, सब लोग मिल करके अपॉइंट करते थे, चुनते थे और बोलते थे कि यही जो बोलेंगे वो सही होगा और सभी की जो जितने भी झगड़े हैं उनको सुलझाने का कार्य करेंगे। तो ये एक तरीके से बोले तो गांव का शासक होता था। और धीरे धीरे जब ये मजबूत हुआ तो अपने प्रभाव को बड़े एरिया में फैलाना शुरू किया और इससे क्या है कि राज्य बना, राज्य से क्या बन गया, साम्राज्य बना। ठीक है, बहुत बड़े एरिया में जो उसका शासन चलता है उसी को क्या बोलते हैं, साम्राज्य बोलते हैं। ठीक है, तो राजा का क्या होता है, साम्राज्य होता है। राजा कहाँ पे शासन करता है, अपने साम्राज्य में शासन करता है, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में जो शासन करता है उसी को क्या बोलते हैं, साम्राज्य बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि 8वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे तथा व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक ये नए सैन्य शक्ति एवं उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास होता है। इसी पीरियड में इस्लाम के मध्य से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्य का गठन संभव हुआ। ठीक है, सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई और इसके साथ दूसरा प्रमुख काल यानी कि मध्यकाल का अंत होता है। यानी कि 750 के बाद से भारत में क्या होता है, इस्लाम का आगमन होता है। 750 के बाद से क्या होता है कि धीरे धीरे फिर नए नए साम्राज्य बनते हैं और उसके बाद भारत में इस्लाम का आगमन होता है और उसके बाद बहुत सारे इस्लामिक रूलर्स इंडिया पे क्या करते हैं, रूल करते हैं। और बाद में 18वीं शताब्दी आते आते जैसे आपने दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत के बारे में, अकबर के बारे में सुना होगा, क्या है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इन सभी शासकों के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सब कौन थे, मुस्लिम रूलर्स थे जो बाहर से इंडिया में आए थे और यहाँ पे क्या किए थे, शासन किए थे। तो 18वीं शताब्दी आते आते जो है वो भारत में उनकी स्थिति कमज़ोर हुई और बाद में अंग्रेज़ों ने भारत पे क्या करना शुरू किया, शासन करना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक काल का प्रारंभ जो है वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ। यह पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार एवं नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को पश्चिमी देश क्यों कहते हैं, यानी पश्चिमी देश और पूर्वी देश समझाते हैं आपको। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये अर्थ है, मान लीजिए ये धरती है, तो धरती को क्या करते हैं कि बीचों बीच से जो लाइन क्रॉस करती है उसको क्या बोलते हैं, तो 0 डिग्री बोलते हैं। तो 0 डिग्री से जो भारत को बीचों बीच से मध्य से भारत पृथ्वी के मध्य से जो लाइन ड्रॉ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और तो इसके ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला क्या है, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, और ये जो लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ किया जाता है जो कि आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा या फिर 3rd या 4th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश। जो ऐसे ऐसे अर्थ के ऊपर लाइन ड्रॉ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और एक लाइन और ऐसे अर्थ पे एक और ऐसा लाइन ड्रॉ किया जाता है, मान लीजिए ये अर्थ है तो इसके ऊपर एक ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, तो इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। तो ये जो देशांतर रेखा है ना वो अर्थ को 2 भागों में बांटती है। तो इसी से हम लोगों का जो टाइम है ना, वो जो समय है ना, घड़ी में हम लोग जो समय देखते हैं वो डिसाइड किया जाता है, वो निर्धारित किया जाता है। तो अर्थ पे सभी जगह तो जो देशांतर रेखाएं हैं वो सभी जगह पे तो सेम है। तो जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, जो जियोग्राफिस्ट थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक ऐसा लाइन मानते हैं जो 0 मान लेते हैं और 0 से इधर वाला जो लाइन होगा उसको पूर्व मानेंगे, ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है ना,
तो हम लोगों ने तो उन लोगों ने ग्रीनविच यानी कि लंदन का जो ग्रीनविच है वहाँ से जो देशांतर रेखाएं गुजरती है उसको 0 डिग्री माना, उसको 0 देशांतर माना। तो वहीं से इसके पश्चिम वाले जितने भी देशांतर है उसको पश्चिमी देशांतर, इसके पूर्व में जो देशांतर है उसको पूर्वी देशांतर बोले। तो जो देश इसके पश्चिम में आता है उसको पश्चिमी देश बोलते हैं, और जो देश 0 देशांतर के पूर्व में आता है उसको पूर्वी देश भी बोला जाता है। ईस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज बोला जाता है। तो जितने भी कंट्रीज हो गया, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये जितने भी कंट्रीज हैं उनको क्या बोलते हैं, वेस्ट कंट्रीज बोलते हैं। और हमारा जो भारत है यहाँ पे पूर्व में है, तो इसलिए भारत को पूर्वी देश बोला जाता है। तो क्या करें यहाँ पे कि ये जो पश्चिमी देश थे, ये नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाए। इसलिए इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या है, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में क्या हुआ, विशेष प्रगति हुई। जैसे कि उन्होंने रेल का शुरुआत भारत में किया था। दुर्भाग्यवश वह नई प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। और वो लोग भारत में रेल की शुरुआत किए थे तो भारतीयों के लिए नहीं किए थे कि भारत में क्या हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा। टेलीग्राफ, अखबार का शुरुआत किया या फिर टेलीफोन की शुरुआत की, तो उन लोगों ने अपने लिए किया था, अपनी सुविधाओं के लिए किया था। ऐसा नहीं है कि नहीं चलो नए नए चीज़ों का आविष्कार होता है तो हम लोग भारतीयों को देते हैं, ऐसा उनकी कोई विचारधारा नहीं थी। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, जैसे उन्होंने रेल की शुरुआत की, रेल की लाइनें बिछाई, तो वो अपने सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए करते थे, न कि भारतीयों के लिए किए थे। ठीक है। अब क्या है कि इस व्यवस्था को यानी कि संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद क्या होता है, उपनिवेशवाद समझते हैं तो देखिए, मान लीजिए कोई एक पावरफुल देश है और एक छोटा सा कमजोर देश है, तो ये जो पावरफुल देश छोटे से देश के ऊपर जा करके क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, और वहाँ की जितनी भी रिसोर्सेज है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जंगल्स हो गए, जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ की जो फसल है, खेती होता है, उसको ज़बरदस्ती अपने फ़ायदे के लिए खेती करवाना, जितने भी कोयला है, पेट्रोलियम है, जितने कुछ भी संसाधन इस देश में मिलते हैं उन सभी को हड़प लेना और हड़प करके अपने देश ले जाना, अपने देश के फ़ायदे के लिए यूज करना, क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। और ये जो छोटा कंट्री है, ये बड़े कंट्री का क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। जैसे ये जो इंग्लैंड है वो भारत पे शासन किया, तो भारत क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा। किसका, इंग्लैंड का। तो यही क्या कहलाता है, ये जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश, जो शक्तिशाली देश है, विकसित देश है, वो क्या करता है, किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। मतलब अब भारत के जितने भी सामान थे, जितने भी रिसोर्सेज होते थे, उनको वो लोग क्या करते थे, भारत से लेकर के और इंग्लैंड लेकर के चले जाते थे, वहाँ पे उसका उत्पादन करते थे, और वहाँ से फिर जो तैयार माल होता था वो भारत में आकर के ही बेच देते थे महंगे दामों पे। यानी कि यहाँ से सस्ते दामों पे कच्चे माल को कहाँ लेकर के जाते हैं, इंग्लैंड, और इंग्लैंड में उसको बना करके फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में अगर बनेगा तो वहाँ के लोगों को काम मिलेगा, यहाँ के लोगों को काम नहीं मिलेगा। और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसको भारतीय बाजारों में ला करके महंगे दामों पे बेच देते थे, इससे डबल फायदा वो लोग कमाते थे। तो जाहिर सी बात है हम लोगों का वो शोषण कर रहे थे। तो इसी के खिलाफ भारतीयों में क्या जगह, एक चेतना जगह। लोगों ने देखा कि अरे हम ही लोगों का ये लोग क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत इस उपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला, और यही काल भारत के आधुनिक काल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। अब मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं, पहले तो हमें यह जानना है कि मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं, कि मानव रहते थे, हम कैसे जान सकते कि मानव इतने समय पहले रहते थे। तो क्या करें कि मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। पहला चीज़, इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं, यानी कि अतीत यानी कि बहुत बहुत पहले, यानी कि प्राचीन समय में जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, अगर हम उन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें उन चीज़ों के बारे में, उन समय के बारे में, उन समय में क्या करते, मानव क्या करता था, कैसे रहता था, उनके लाइफ स्टाइल क्या थे, वो लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, उन सभी चीज़ों के बारे में अगर उनके बारे में लिखी गई है इस बुक में, तो हम
जब वो बुक पढ़ेंगे, वो पुस्तक जब पढ़ेंगे तो हमें उनके बारे में जानकारियाँ मिल जाएंगी। इन पुस्तकों को हम ढूंढ ढूंढ करके पढ़ते हैं, देखते हैं कि कहीं मिल जाए और उसको हम पढ़ें तो पता चले। इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पुस्तक हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। यानी कि पहले प्रिंटिंग मशीन तो नहीं था, जैसे आज हम लोग प्रिंटेड बुक पढ़ते हैं, ये प्रिंटेड बुक है। तो अगर हम जैसे आज हम लोग प्रिंटेड बुक पढ़ते हैं वैसे तो, या फिर कोई कंप्यूटर भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो पहले जो बुक लिखे जाते थे वो कैसे लिखे जाते थे, हाथों से लिखे जाते। जैसे हम लोग आज पेज पे लिखते हैं ना, जैसे कॉपी पे अपने पेन से लिखते हैं, तो उस समय लोग क्या करते थे कि भोजपत्रों पे क्या करते थे, तारपत्र या भोजपत्र पे लिखते थे। तो वो जो हाथों से लिखी गई पुस्तकें हैं उनको क्या कहते हैं, तो पांडुलिपि कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पांडुलिपि क्या होता है, तो हाथों से लिखी गई पुस्तकों को क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। तो आप क्या बोलिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि हाथों से लिखे गए पुस्तकों को क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। और पहले के समय लोग पुस्तक हाथों से किस चीज़ के ऊपर लिखते थे, तो पांडुलिपि किस पे लिखा जाता था, पहले तो तारपत्र या फिर भोजपत्र पे लिखा हुआ मिलता है। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधों के छालों पे या पत्तों पे अगर लिखा जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें कीड़ा लग जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। कुछ पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में आज भी ये क्या है, सुरक्षित रखे हुए हैं। जैसे कि खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज के भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियां सुरक्षित है। यानी उनको म्यूजियम में क्या कर दिए, अगर वो मिलते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, म्यूजियम में सुरक्षित रखते हैं। संग्रहालय एवं अन्य संस्थाएं भी अब आप क्या कर सकते हैं कि पांडुलिपियां देख सकते हैं। मान लीजिए स्कूल के ट्रिप से अगर आपको घूमने जाने का मौका मिले पटना म्यूजियम, तो वहाँ पर जा करके या फिर खुदा बख्श लाइब्रेरी है, तो अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आप पांडुलिपि को देख सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक आदि हैं। इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे गए, जबकि अन्य प्राकृत, तमिल एवं कन्नड़ आदि में लिखे गए हैं। यानी कि बहुत से लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जैसे कि संस्कृत हो गया, प्राकृत हो गया, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया। इन सभी भाषाओं में पांडुलिपियाँ क्या है, लिखी गई हैं। अब बात करते हैं कि जैसे ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक पांडुलिपि है। ये तारपत्र पे क्या लिखा हुआ है, एक पांडुलिपि लिखा हुआ है। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। ये अभिलेख क्या होते हैं, अब बात आ गई अभिलेख की। तो हम ये जानते हैं कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो क्या है कि अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि अगर कोई ये पत्थर है या फिर कोई धातु है, धातु का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई तांबा है, तांबा दिखते हैं, तो तांबा के ऊपर या फिर अगर कोई पत्थर के ऊपर नुकीली चीज़ों को से खोद करके जो भी लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, ये अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलेख। तो अभिलेख को कहाँ लिखा जाता है, तो अभिलेख को पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किया जाता है। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश एवं उपलब्धियां वर्णित हैं। इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता है जहाँ पे अधिक से अधिक लोग आते जाते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सके। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल की गई वस्तुओं के माध्यम से भी हमें अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफलता मिलती है। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष जो हैं, यानी कि मान लीजिए कोई बहुत प्राचीन समय में बिल्डिंग्स बनाए गए थे, तो अगर हम वो देखते हैं जैसे ताजमहल हो गया, या फिर ये तो हाल ही का है, या फिर बहुत से पुराने जैसे हड़प्पा की सभ्यताओं में जो जितनी भी इमारतें बनाई गई थी, अगर हम उन्हें देखते हैं तो पता चलता है कि अच्छा वो लोग ऐसे रहते थे, वैसे वो लोग भवनों का निर्माण करते थे। उन लोगों में भवन निर्माण की क्या कला थी, कैसे वो लोग क्या किस शैली में भवनों का निर्माण करते थे, बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। साथ ही साथ वो लोग क्या औजार यूज करते थे, क्या हथियार यूज करते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर मान लीजिए हथियार मिलता है तो हम लोग समझ पाएंगे कि अच्छा ये जानवर को मारने के लिए ये यूज किया गया होगा। इसका मतलब क्या है कि वो लोग जानवर मारते थे, क्या खाते थे, सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद कौन से बर्तन वो लोग यूज करते थे, कैसे आभूषण पहनते थे, मूर्तियों की कैसे वो लोग मूर्ति बनाते थे, मूर्ति की पूजा करते थे, क्या करते थे, चित्रकला क्या था, सिक्के क्या थे, सभी चीज़ों के बारे में अगर हमें ये जितनी भी चीज़ें अगर ये हमें मिलती हैं, तो जब हम उन्हें देखते हैं, उन्हें समझते हैं, तो उनके समय के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। तो हम लोग इतिहास के बारे में ऐसे जानकारियाँ
प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती है, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेषों को जमीन की खुदाई द्वारा खुदाई करा करके प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अभी आपसे पूछा जाएगा कि पुरातत्वविद कौन होता है, तो पुरातत्वविद उसको बोलते हैं जो पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि पुरातात्विक वस्तु किसे कहते हैं, तो पुरातात्विक वस्तु यानी कि पृथ्वी की खुदाई के दौरान, यानी कि जब हम धरती को खोदते हैं तो ये बहुत सी चीज़ें मिलती है, जैसे कि इमारत के अवशेष हो गया, औजार हो गया, हथियार हो गया, बर्तन हो गया, आभूषण हो गया, मूर्ति हो गया, चित्र हो गए, सिक्के हो गए। जब ये चीज़ें मिलती हैं तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, पुरातात्विक वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुरातात्विक वस्तु। और इन वस्तुओं का यानी कि हथियारों का, औजारों का, बर्तनों का जो अध्ययन करते हैं, जो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा इस समय का होगा, ये होगा, तो ये जो कार्य है, ये जो व्यक्ति इन सभी चीज़ों को पढ़ता है, समझता है, उनको क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद बोलते हैं। तो आई होप पुरातत्वविद आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां भी मिलती हैं। जब धरती को खोदा जाता है तो उसमें क्या है, हड्डियां भी मिलती है, जानवरों की हड्डियां, पक्षियों की, मछलियों की हड्डियां मिलती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस प्रकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। अब एक डॉक्टर क्या है, स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई एवं चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। तो कुम्हरार में जो खुदाई हुई थी उसका जो नेतृत्व है वो कौन किया था, तो डॉक्टर स्पूनर। ये पूछ भी सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। इस तरह पांडुलिपियों, अभिलेखों एवं सिक्कों एवं पुरातत्व से संबंधित अध्ययन के आधार पर पुरातत्वविद क्या करते हैं, इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से वे अतीत की व्याख्या करते हैं, जो कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राज्य के चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो ये जो सिक्के हैं जो हमें मिलते हैं, इनका जब अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट, खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब जितनी भी चीज़ें मिली, मान लीजिए कोई औजार मिला, कोई हड्डी मिला, या फिर कोई बर्तन मिला, या कोई हथियार मिलता है, कुछ भी चीज़ें मिलती है, तो वो किस समय बनी, वो किस समय से यूज में है, उसका निर्धारण कैसे किया जाए, कैसे पता किया जाए कि ये जो वस्तु मिली है वो कितनी पुरानी है, तो उसको हम लोग कार्बन 14 पद्धति से पता करते हैं। अब ये कार्बन 14 पद्धति क्या है, इसको जान लेते हैं, ठीक है। तो तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। तो पहला चीज़ तो ये कि कार्बन 14 पद्धति है, इसका यूज कौन करते हैं कि कोई भी वस्तु कितना पुराना है, इसका निर्धारण कौन करते हैं, तो इतिहासकार नहीं करते हैं, पुरातत्वविद नहीं करते, बल्कि भौतिक शास्त्री का ये काम होता है कि कौन सा जो वस्तु है वो कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण कौन करते हैं, तो भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। यानी कि सभी व्यक्तियों के पास में ज़्यादा जितने भी पेड़ पौधे, जानवर है, मानव है, सभी चीज़ों में क्या होता है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, जो क्या कहलाता है, कार्बन 14 कहलाता है। अब क्या है कि रेडियोधर्मी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य या पौधा जिंदा होता है तो वो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं, उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। यानी कि जब व्यक्ति जिंदा होता है तो कार्बन 14 जो है वायुमंडल है उससे लेते रहता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये कार्बन 14 जो है ना, वो शरीर से निकलने लगता है। जब कोई मरता है तब वो वायुमंडल में से कोई कार्बन 14 नहीं लेता है, यद्यपि वह इससे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगा करके जीव की आयु का निर्धारण करते हैं। मतलब कि जब वो जिंदा है तब तक तो ले रहा है, लेकिन जब मर जाएगा तो क्या होगा कि वो लेना बंद कर देगा कार्बन 14। और उसके शरीर से क्या होगा, कार्बन 14 का मात्रा निकलते रहेगा। तो उसके शरीर में अभी कितना कार्बन 14 बचा हुआ है, इसी का निर्धारण करके ये जो भौतिक शास्त्री हैं वो बता देते हैं कि ये जो वस्तु है वो कितनी पुरानी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्द ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।